नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म का राइज होना, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयता, यानी कि यूरोप में जो है राष्ट्रीयता की जो भावना थी वह किस प्रकार से राइज हुई या नेशनलिज्म किस प्रकार से राइज हुआ, इस चैप्टर में पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यानी 10th की हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा। वह ये कि अगर आपने 6, 7th और 8th, कौन कौन 6, 7th और 8 क्लास की हिस्ट्री को पुंज होकर पढ़ा तो नेवर माइंड, आप 9th, 10th, 11th और 12th की हिस्ट्री को कवर कर सकते हो या कोई भी एग्जाम है आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ोगे ना, वो 6, 7, 8 ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा अगर आप पूरा एकदम बेसिक से पढ़ रहे हो, थोड़ा कंसंट्रेट होके। ठीक है, बट अगर आपने 9th, 10th, 11th और 12th की हिस्ट्री को लुंज पुंज होकर पढ़ा तो बिलीव मी, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मार्क्स भी आपके लुंज पुंज ही आने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरा कहने का मतलब, आपको ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 10th में ही एंट्री कर जाओ। 10th की हिस्ट्री आप डायरेक्ट, आपको माइंड में आया चलो 10th, 11th, 12th की हिस्ट्री पढ़ते हैं। अगर आपने 9th की हिस्ट्री नहीं पढ़ा, डायरेक्ट आप 10th में गए ना, बिलीव मी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। अभी हम आगे देखेंगे, सारी एक स्टोरी जैसी है, सारी कहानी एक स्टोरी जैसे रिलेटेड है। ऐसे ही समझ लो 9th, 10th और 12th की जो बुक्स है इन हिस्ट्री की दोस्तों, वे एक स्टोरी की बुक्स है। 9th जो है कि पहला पार्ट है, किसी जो जो स्टोरी है उसका पहला पार्ट है, यानी जो कहानी है उसका पहला पार्ट है। 10th की जो स्टोरी जो हिस्ट्री है वह कहानी का दूसरा पार्ट है। जो 11th है वह तीसरा पार्ट है। जो 12th है वो चौथा पार्ट है। यानी एक दूसरे से एक क्या है, एक पार्ट है। आपको स्टार्टिंग से यानी पार्ट 1 से पढ़ना है। अगर आप सीधे बीच में एंट्री करोगे, यानी 10th की उठा के आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया या 11th की आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। बिलीव में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अभी हम आगे देखेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो आप ज्योग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी आप 6, 7, 8, 9 भी आपने मान लो नहीं पढ़ा। ठीक है, 6, 7, 8 नहीं पढ़ा, 9, 10th, 11th, 12th आप ज्योग्राफी इजीली समझ सकते हो। या 11th और 12th की ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, 9, 10th की नहीं पढ़े तो नेवर माइंड, आप कवर कर सकते हो। बट हिस्ट्री ऐसी बुक है जिसको कि आपको 9th से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एक एक स्टोरी है। ठीक है, एक स्टोरी है जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 1848 में यानी 1848 में एक फ्रेडरिक सारियो नाम का फ्रेंच आर्टिस्ट था। तो दोस्तों उसने 4 इमेजेस प्रिंट किया, उसने 4 इमेजेस बनाई। ठीक है, तो वो जो इमेजेस थे, उस इमेजेस में उसने अपने सपनों का संसार बनाया, अपना एक एक ड्रीम वर्ल्ड बनाया। एक ऐसा ड्रीम वर्ल्ड जो कि उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, फ्रेडरिक सारियो के हिसाब से डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का मिलकर बना हुआ था। यानी कि 1848 में फ्रेडरिक सारियो ने, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने 4 इमेजेस बनाई। उस 4 इमेजेस में उसने अपने सपनों का संसार बनाया, अपना एक ड्रीम वर्ल्ड बनाया। वह ड्रीम वर्ल्ड जिसमें कि जो कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था। किसके अकॉर्डिंग? फ्रेडरिक सारियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जैसे जो फर्स्ट प्रिंट है दोस्तों, जो कि यहाँ पे दिया गया, इस फर्स्ट प्रिंट को आप देख सकते हैं। यह जो है कि यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। इस प्रिंट में दोस्तों यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। इसमें सारी क्लासेस के, सोसाइटी के सारे सेक्शन के लोग और सारी एज के लोग, बड़े से छोटे, सारे मेंस और वुमेन्स जो है कि इनमें इस इमेज में मेंस और वुमेन्स सबको दिखाया गया है। और जो कि ये सारे लोग एक लॉन्ग लाइन में एक क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, एक लंबी लाइन में मार्च कर रहे हैं। और एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। और क्या कर रहे हैं, होमेज करे, सम्मान दे रहे हैं किसको, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को। ठीक है, यानी एक देखो एक लंबी लाइन में लोग लगे हुए हैं। ठीक है, और जैसे पास होते हैं, पहुंचते हैं, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या देते हैं, होमेज देते हैं। और दोस्तों आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम के जो आर्टिस्ट थे, वे जो लिबर्टी थी, लिबर्टी को एज ए फीमेल फिगर पर्सोनिफाई कर रहे थे। यानी लिबर्टी को वे एक वुमेन का फिगर दे रहे थे। अब देखो, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया ना। मैं क्यों बोल रहा था कि अगर आप 10th का सीधे स्टार्ट करोगे, नहीं समझने वाला, आपने 9th पढ़ा ही नहीं, तो सबसे पहले आपको 9th की पढ़नी है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, नहीं तो आपके पास बुक है एनसीईआरटी की, बुक से पढ़ो। प्लेलिस्ट में जाओ, आपको पूरी 9th की हिस्ट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको याद होगा जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े थे दोस्तों, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर था, उसमें जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम के जो आर्टिस्ट थे ना, वे लिबर्टी को एज ए फीमेल फिगर देते थे। ठीक है, अब बात आती है, देखो अगर आपको हिस्ट्री समझना है
आपको हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहिए। आपको अगर समझना है हिस्ट्री को, बेसिक से समझना है, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहिए, आपको हिस्ट्री में इंटर करना चाहिए, यानी हिस्ट्री में जाना चाहिए। अब चलो चलते हैं हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में, ठीक है। तो अपने आप को उन फ्रेंच आर्टिस्ट के साथ रखो। सपोज करो कि आप खुद ही फ्रेंच आर्टिस्ट हो। तो जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या देखा, आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि उस टाइम में 18th सेंचुरी के टाइम में दोस्तों ज्यादातर लोग, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, वो लोग इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे। तो उन लोगों तक अपने आइडियाज को पहुंचाना, लिख कर या पढ़कर या बोलकर अपने आइडियाज को पहुंचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि छोटे छोटे यानी एक क्या थी, रियासतें बटी हुई थी, जो उनकी लैंग्वेज था वो भी डिफरेंट था। तो लोगों को बताया कैसे जाए, लोगों तक अपने आइडियाज को पहुंचाया कैसे जाए, जो आर्टिस्ट थे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि सिंबल का यूज किया, सिंबल और इमेजेस का यूज किया उन आइडियाज को उनके तक पहुंचाने के लिए, या अपने आइडियाज को उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। तो हमने एक देखा था ब्रोकन चेन, ठीक है। ब्रोकन चेन जिसका मतलब क्या था कि ब्रोकन चेन का मतलब था जो स्लेव थे वे फ्री हो गए। अब जैसे स्लेव फ्री हो गए करने का सेंस, स्लेव जो थे किससे बाधित थे, स्लेव मालिक के अंडर में थे, मालिक की नकेल उन पर रहती थी, उनको मालिक के हिसाब से काम करना पड़ता था, जो उनका ओनर होता था स्लेव का, यानी दास का, जिसको नौकर बोलते हैं। तो अब जंजीर किसकी लगी हुई थी, जो जंजीर यानी कि जो चेन लगी हुई थी दोस्तों, वो किसकी लगी थी, ओनर की लगी हुई थी, किस पे, स्लेव पे। अब उस जंजीर को इन्होंने दिखाया, एक इमेज दिया, सिंबल दिया कि ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब जो जंजीर अब ओनर्स के द्वारा स्लेव्स पे लगा था, वो जंजीर टूट चुकी है और जो स्लेव हैं वे फ्री हो चुके हैं, ठीक है। एक इमेज हमको समझ में आ गया कि इस सिंबल का क्या मतलब था। अब आते हैं लिबर्टी पे। तो जब आर्टिस्ट जो थे, फ्रेंच सोसाइटी के जो आर्टिस्ट थे दोस्तों, उन्होंने इस सोसाइटी को बहुत ही करीब से देखा। उनको एक चीज दिखा कि जो इस सोसाइटी के सेक्शन में जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाला, या जो जिसका सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है या एक्सप्लोटेशन हो रहा है, वो कौन है, वुमेन्स हैं। सोसाइटी की जो वुमेन्स की सेक्शन है वो सबसे ज्यादा शोषित हो रही है, सबसे ज्यादा उनका शोषण हो रहा है। उनको आजादी का कुछ भी नहीं है, यानी कि राजा राजा केवल कोई आजाद था जिसको लिबर्टी, तो वो था राजा, मनमाना, जिसको निरंकुश बोलते हैं, ठीक है। वो निरंकुश राजा था, उसको जो मन में आता था वो करता था। आजादी का कुछ भी, किसी को लिबर्टी नहीं थी। तो इन्होंने क्या देखा, सबसे ज्यादा जिसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो है वुमेन्स। तो इन्होंने क्या किया, इनके माइंड में आया क्यों ना जो सिंबल है, जो सिंबल है वुमेन्स के सिंबल को ही हम लिबर्टी का सिंबल दे दें। यानी कि अगर वुमेन्स, इसका दिखाने का क्या मतलब था, अगर वुमेन्स को आज़ादी मिल गई, या कहने का क्या मतलब था, अगर हम दिखा दें कि वुमेन्स को आज़ादी मिल गई, लिबर्टी मिल गई, सोसाइटी के सारे सेक्शन के लोगों को लिबर्टी मिल गई। सीधी सी बात है, सोसाइटी में जो सबसे वीक होगा, सबसे कमजोर होगा, अगर उसको लिबर्टी मिल गई तो यानी कि सारे लोगों को लिबर्टी मिल गई। इसलिए इन्होंने, जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने पर्सोनिफाई किया किसको, फीमेल फिगर को एज ए लिबर्टी, ठीक है। और यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एक हाथ में, इनके हाथ में क्या है, इनलाइटमेंट शिवियर इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर। एक में आप देखोगे यहाँ पे जलती हुई मशाल है, और दूसरे में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन है, ठीक है। On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbol of absolutist institutions। अब फोरग्राउंड क्या होता है दोस्तों, कोई इमेज होता है ना, एक उसमें फोरग्राउंड होता है, एक बैकग्राउंड होता है। तो बैकग्राउंड में ये सारी चीजें बैकग्राउंड में, अब फोरग्राउंड में देखोगे यानी एकदम अगले हिस्से में, इमेज के अगले हिस्से में, यहाँ पे देखोगे जमीन पे कुछ टूटे हुए, बिखरे, कुछ टूटे हुए जो है कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के कुछ हिस्से पड़े हुए हैं, रिमेन्स पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, जो राजा निरंकुश, जो राजशाही चलती थी, जो राजा होता था, उसका मुकुट है जो सर में पहनता था, ठीक है। तो जो अर्थ पे फोरग्राउंड इमेज में क्या शैटर्ड है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के रिमेन्स, जो जो उनके सिंबल्स थे, उनके रिमेन्स जो है शैटर्ड हुए हैं, बिखरे हुए हैं। अब बात आती है एब्सोल्यूटिस्ट किसको बोलते थे। तो दोस्तों एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं, लिटरली इसका मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पावर पे या जिसकी सत्ता पे कोई रेस्टेंट ना हो, है ना। रेस्टेंट का मतलब उस पर कोई अंकुश ना हो। अब जैसे मान लो कि अंकुश का मतलब समझो कि मान लो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वे सर्वा है, मतलब सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मन में जो माइंड में उसके आ रहा है वही डिसीजन वो ले रही है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे किसकी नकेल है, किसके किसके द्वारा अंकुश लगाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। यानी जो इंडिया की, यानी कि भारत की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसका उसका जो है कि रेस्टेंट है किस पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जो एब्सोल्यूटिस्ट का क्या मतलब, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसकी सत्ता पर या जिसकी पावर पे कोई रिस्ट्रेंट ही ना हो। तो हिस्ट्री में ऐसा
ऐसा गवर्नमेंट किसको बोला जाता है या ऐसी कौन सी गवर्नमेंट होती थी? वो मोनार्कियल गवर्नमेंट होती थी जो कि सेंट्रलाइज्ड होती थी, मिलिटराइज्ड होती थी और बहुत ही रिप्रेसिव होती थी, यानी कि दमनकारी होती थी। यानी कि जो निरंकुश राजा थे उनकी पावर पर कोई नकेल नहीं था, कोई अंकुश नहीं था। ठीक है। इन सारियों के यूटोपियन विजन में जो वर्ल्ड के लोग हैं दोस्तों, वे डिस्टिंक्ट नेशन के रूप में ग्रुप्ड हैं। ठीक है, जिनको कि उनके फ्लैग और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम के द्वारा पहचाना जा सकता है। यूटोपियन विजन क्या होता है? यूटोपियन का मतलब अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यानी एक ऐसी सोसाइटी का विजन जो कि इतनी ज्यादा आइडल हो, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही ना करे। अब बात आती है ऐसी इसका क्या करने का मतलब है? देखो, एक ऐसी सोसाइटी के बारे में सोचना दोस्तों, जो कि इतनी ज़्यादा, यानी कि वहाँ के लोग इतने खुशहाल हो, वहाँ के लोगों में भाईचारा हो, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही ना हो। यानी एक ऐसी सोसाइटी जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी हो, जहाँ पे इतना बढ़िया भाईचारा हो, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हों, ऐसी सोसाइटी का विजन जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही ना करे। अब जैसे यहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी थी, एक ड्रीम वर्ल्ड था किसका? फ्रेडरिक सारियो का। तो एक विजन ही तो है ना ये। क्या आज के लोग, जो आज की कंट्री के लोग हैं दोस्तों, वे उनके अंदर उनकी कंट्रीज के अंदर फ्रेटर्निटी है, यानी भाईचारे की भावना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे देखा जा सकता है, डिफरेंट नेशन के लोग हैं जो ग्रुप्ड हैं, और उनको किससे पहचाना जा सकता है? उनके नेशनल फ्लैग से पहचाना जा सकता है। एक डिफरेंट ग्रुप्स में यानी कि जो डिफरेंट नेशन के लोग हैं, वे ग्रुप्ड है। यानी कि अब देखो, एक नेशन के लोग, अब यहाँ पे देखो ये भी ग्रुप्ड है। यानी कि अब इनको किससे पहचाना जा सकता है? इनके जिनको कि उनके नेशनल फ्लैग से पहचाना जाता है, और उनके नेशनल कॉस्ट्यूम्स, जो उनका पहनावा है, अगर आप क्लोजली देखोगे ना, ये यहाँ का इनका पहनावा अलग है, इन लोगों का पहनावा बिल्कुल अलग है, इन लोगों का पहनावा बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो उनको किससे पहचाना जा सकता है? नेशनल जो उनका कॉस्ट्यूम है और जो नेशनल उनका फ्लैग है। ठीक है, तो इस प्रोसेशन को, यानी इस जुलूस को, इस लाइन को जो लीड कर रहे हैं दोस्तों, जो कि लिबर्टी, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उससे ऑलरेडी निकल चुके हैं आगे, वे हैं यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड के लोग, जो कि इस टाइम तक, जब जब 1848 में जब सारियों ने इमेज बनाई थी, तब तक वे ऑलरेडी नेशन स्टेट हो चुके थे। फ्रांस, जिसको कि दोस्तों उनके रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर के द्वारा पहचाना जा सकता है, वे जस्ट अभी स्टेच्यू के पास पहुंचे हैं। उसके बाद कौन लोग हैं? उसके बाद जर्मनी के लोग हैं दोस्तों, जिनके हाथों में फ्लैग है कौन सा? ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। यहाँ पे हम देख सकते हैं जर्मनी के लोग हैं, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, ये जर्मनी के लोग हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली, यानी इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, जब सारियो ने यह इमेज बनाई थी, फ्रेडरिक सारियो ने जब यह इमेज बनाई थी ना, तब जर्मन के लोगों को, जो जर्मन के लोग थे, वे एक यूनाइटेड नेशन के रूप में नहीं एग्जिस्ट करते थे, यानी इनको आज़ादी बिल्कुल नहीं मिली थी। द फ्लैग दे कैरी, जो वे फ्लैग जो कैरी कर रहे हैं, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि दोस्तों, जो फ्लैग वे कैरी कर रहे हैं, वह 1848 में लिबरल होप्स का एक्सप्रेशन था, जो कि न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज को एक नेशन स्टेट में यूनिफाई करना चाहता था, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, देखो, ऐसे समझो, इसका कहने का मतलब है कि जो फ्लैग वे कैरी कर रहे हैं दोस्तों, वह 1848 में लोगों का जो लिबरल होप्स था, उसका एक्सप्रेशन था, जो कि जो न्यूमरस डिफरेंट जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज थी, यानी जो छोटी छोटी रियासतें, जर्मन बोलने वाली जो छोटी छोटी रियासतें फैली हुई थी, उन छोटी छोटी रियासतों को एक नेशन स्टेट में यूनिफाई करना चाहता था, एक नेशन स्टेट बनाना चाहता था, जो ऐसा नेशन स्टेट जो कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करे। ठीक है, अगली बात समझ, यानी कि जो छोटी छोटी रियासतें थी, जर्मन स्पीकिंग न्यूमरस रियासतें थी, प्रिंसिपलिटीज यानी कि रियासतें थी, उनको एक नेशन स्टेट के रूप में एक करना चाहता था, एक बनाना चाहता था, एक ऐसा नेशन स्टेट जो कि किसके अंडर में काम करे? एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, या एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू काम करे, यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट हो, वहाँ की जो जनता हो, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रहे। और उसके बाद दोस्तों, जर्मनी के बाद, यानी जर्मन लोगों के बाद कौन कौन है? पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के लोग, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। एक टू सिसिलीज को हम पढ़ेंगे भी, जब इसका इटली का हम यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, तब वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, फिर लोम्बार्डी के लोग, फिर पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, और फिर रशिया के लोग हैं। और हेवन से दोस्तों, हेवन यानी कि स्वर्ग से कौन देख रहा है? क्राइस्ट देख रहे हैं। सेंट और एंजल यानी कि परी लोग देख रही हैं इस शीन को। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, ये ड्रीम वर्ल्ड था ना, तो यहाँ से देखो, सब लोग देख रहे हैं, इस सीन को देख रहे हैं।
तो अब बात आती है कि आखिर मशीन को बनाया क्यों, यानी कि हेवन से लोगों को क्यों दिखाया, स्वर्ग से ये लोगों मतलब कि जो सारियू था वह क्या दिखाना चाहता था। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के द्वारा इनका यूज किया गया, किस लिए, वो जो वर्ल्ड की नेशन है उनके बीच फ्रेटर्निटी है, जो भाईचारा है, उसको सिंबलाइज करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर में हम बहुत सारी इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि सारियों ने फिगर 1 में विजुअलाइज किया है। और 19th सेंचुरी के दौरान दोस्तों जो नेशनलिज्म था वह एक ऐसे फोर्स के रूप में उभर कर आता है, एक ऐसे फोर्स के रूप में, एक ऐसी ताकत के रूप में इमर्ज होता है जो कि यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड कर जो कि यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड को बदल कर रख दिया, चेंज कर दिया। पॉलिटिकल समझ में आ गया, मेंटल वर्ल्ड का मतलब जो यूरोप के लोगों की जो मानसिकता थी, मानसिकता द सेंस पहले लोगों को उनकी क्या सोच थी कि जो मोनार्कियल गवर्नमेंट की, यानी ये राजा है हम पे शासन कर रहा है, ठीक है, किसी से लड़ाई हुई ये राजा हटेगा दूसरा राजा आएगा, लेकिन आएगा कौन, राजा ही आएगा, यानी निरंकुश राजशाही की आदत सी इनको पड़ गई थी। तो 19th सेंचुरी के दौरान जो नेशनलिज्म था वह एक ऐसी ताकत के रूप में इमर्ज होता है जो कि यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ड को क्या किया, चेंज कर दिया। और जिसका इन रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों, यानी कि जिस अंत में जिसका परिणाम क्या हुआ, इन चेंजेस का परिणाम क्या हुआ कि यूरोप की मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स की जगह पे नए नए नेशनल स्टेट इमर्ज हुए। ठीक है, यानी कि जो चेंजेस आए पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में यूरोप के, उन चेंजेस का अंत में परिणाम क्या हुआ कि जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थी यूरोप की, उनकी जगह पे नए नए नेशन स्टेट इमर्ज होकर आए। The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in यूरोप। तो दोस्तों यूरोप में जो एक मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिसेस थे, एक बहुत ही लंबे टाइम से डेवलप हो रहे थे। कौन से कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिसेस, कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो जिसका एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पे क्या हो, सोवरेन कंट्रोल हो। इसका मतलब समझ में आया, आई होप क्लियरली नहीं समझ में आया होगा। देखो इसका क्या मतलब है, इस लाइन में क्या बोलना चाहता है कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा ना कि यूरोप के लोग शाम को सोते टाइम बोले होंगे चलो आज सोते हैं, सुबह उठ के आज़ादी ले लेंगे, नेशनलिज्म के नाम पे, राष्ट्रीयता के नाम पे सुबह हम आज़ादी ले लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। तो ये जो सोच थी एक लंबे टाइम से डेवलप हुई होगी ना। तो जो ये विचारधारा सोच, यानी जो विचारधारा थी दोस्तों, कौन सी विचारधारा, यूरोप में जो एक मॉडर्न स्टेट की विचारधारा थी, कौन सी विचारधारा, कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो जिसका एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पे क्या हो, सोवरेन कंट्रोल हो। यह विचारधारा एक लंबे टाइम से क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। यानी कि ऐसे समझ लो क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी का क्या क्या मतलब दोस्तों, पहले क्या था, जब निरंकुश राजशाही चलती थी, चाहे यूरोप की बात हो चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने की बात हो, तो राजा का क्या होता था, एक टेरिटरी होती थी, इस टेरिटरी पे एक राजा का कंट्रोल होता था, फिर बगल वाली टेरिटरी पे दूसरे राजा का कंट्रोल होता था। तो ये दोनों लोग एक दूसरे को हथियाने के चक्कर में, एक दूसरे की जो जमीन थी, जो रिसोर्सेज थे, उसको हथियाने के चक्कर में पड़े रहते थे हमेशा। तो एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी नहीं था, यानी कि सपोज ये है टेरिटरी ए, ये है टेरिटरी बी। तो टेरिटरी बी ने टेरिटरी ए पे आक्रमण कर दिया, तो अब ये टेरिटरी ए किस पे चला गया, टेरिटरी बी का हिस्सा हो गया। एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी थोड़ी है, यानी इनकी जो टेरिटरी थी चेंज होती रहती थी, कभी एक राजा ने दूसरे पे हमला किया, कभी दूसरे पे तीसरे राजा ने हमला किया। तो इन ये जो विचारधारा थी, ये विचारधारा थी कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा, यानी एक ही पावर हो जो जिसका जो सोवरेन कंट्रोल हो, जो अधिकार हो, जो कंट्रोल हो, एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पे हो। क्लियर डिफाइंड, जैसे समझ लो कि हमारा भारत है, हमारा इंडिया है, तो हमारा इंडिया पे क्या है, एक सॉवरेन कंट्रोल है, किस पे, उसकी जो टेरिटरी है, जो उसकी टेरिटरी है, उस पे एक सोवरेन कंट्रोल है ना। अब ऐसा तो है नहीं हम हमला कर देंगे पाकिस्तान पे या बांग्लादेश पे, हम उनकी जमीन हथिया लेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। तो मार काट वाला सिस्टम वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि एक क्लियरली जो है डिफाइंड टेरिटरी हो, एक निश्चित टेरिटरी हो, उस पर एक सेंट्रलाइज्ड पावर का सोवरेन कंट्रोल हो। यह जो एक मॉडर्न स्टेट की, एक ऐसा मॉडर्न स्टेट जो कि हमने देख लिया कि क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हो और जो उस टेरिटरी पे सेंट्रलाइज्ड पावर का सोवरेन कंट्रोल हो। तो यह मॉडर्न स्टेट की जो भावना थी, विचारधारा थी दोस्तों, यूरोप में बहुत लंबे टाइम से डेवलप हो रही थी। आई होप अब ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बट दोस्तों एक नेशन स्टेट क्या होता है, एक नेशन स्टेट ऐसा होता है जिसमें कि न केवल इसके रूलर बल्कि इसके मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स जो होते हैं, जो इसके नागरिक होते हैं, उनमें एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी की भावना होती है। बात आती है कि सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी की भावना का मतलब क्या होता है, यानी कि हम एक हैं,
अब जैसे अब हम क्या हैं, हम भारतीय हैं। अब जो हमारी सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी है कि हम अब एक दूसरे को क्या मानते हैं, अपना मानते हैं, यानी कि हम मानते हैं ना कि हम भारत के लोग हैं। अपने नेशनल फ्लैग से हम मानते हैं कि जो यहाँ के कोई भी, इंडिया का कोई भी होगा, हम बाहर देखें तो हम ये बोलेंगे हमारी जो सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी है वो शेयर होती है, यानी कि सबकी एक होती है। तो एक नेशन स्टेट ऐसा होता है जिसमें जो सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी न कि केवल रूलर्स में बल्कि वहाँ की मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स में भी होता है। तो दोस्तों ये जो कॉमननेस था डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल मतलब कि अनंत टाइम से एग्जिस्ट नहीं करता था। यह जो कॉमननेस की भावना थी, यानी कि जो कॉमन आइडेंटिटी की भावना थी, यह इमेमोरियल टाइम से एग्जिस्ट नहीं करती थी। इट वाज फॉर्म्ड थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। फॉग का मतलब होता है दोस्तों बनाना। तो यह जो जो कॉमननेस था, यह किसके द्वारा बनाया गया, स्ट्रगल के द्वारा। लोगों ने स्ट्रगल किया, जो लीडर्स थे और जो कॉमन लोग थे, आम जनता थी, उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, काफी एक्शन लिए, जिस वजह से यह बन पाई। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में उन डाइवर्स प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे जिनके थ्रू 19th सेंचुरी के यूरोप में नेशन स्टेट और नेशनलिज्म जो थे वे अस्तित्व में आए। तो पहला सेक्शन है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति और आइडिया ऑफ द नेशन। तो दोस्तों जो पहला यानी कि जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था, यानी पहला जो क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, वह कब आया, वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई उसके बाद आया। अब देखो फिर से आ गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जब तक आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्लियरली पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको यह कैसे समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आपको 9th का पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सारा इंटर रिलेटेड है। अभी जो पूरी नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ना, पूरा किससे रिलेटेड है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो पहला एक्सप्रेशन आया नेशनलिज्म का, वह किससे आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुई 1789 में। जो जो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुई थी, यानी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 के बाद से आया था, पहला क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म का। फ्रांस दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा, अब जब पढ़ोगे ही नहीं तो याद कहाँ से रहेगा। तो अगर पढ़े होगे 9th में तो आपको बिल्कुल याद होगा कि फ्रांस जो था वह क्या था, एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था 1789 में। किसके कंट्रोल में, जिसपे जो फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था उस पे किसका कंट्रोल था, एब्सोल्यूट मोनार्क का कंट्रोल था। यानी कि जो फ्रांस था दोस्तों, आपको याद होगा जो फ्रांस था वह एक टेरिटरी थी, एक टेरिटोरियल फुल फ्लेग टेरिटोरियल स्टेट था, जिसपे एक निरंकुश राजा की राजशाही चलती थी, या एक निरंकुश राजा का शासन चलता था। ठीक है, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, यानी जब फ्रांस की क्रांति छिड़ गई, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज आए, उनसे क्या हुआ कि जो सोवर्निटी थी पहले किसके हाथों में थी, मोनार्क के हाथों में थी, मोनार्कियल गवर्नमेंट के हाथों, यानी कि राजा के हाथों में थी। तो वह जो सोवर्निटी थी वो मोनार्की के हाथ से ट्रांसफर हो जाती है, और किसके हाथों में चली जाती है, एक ऐसी बॉडी के हाथों में चली जाती है जो कि ऐसी बॉडी जो कि किन की बनी हुई थी, फ्रेंच सिटीजन की बनी हुई थी। ऐसा बिल्कुल मत बोलना कि जो सोवेनिटी थी वो राजा के हाथों से फ्रांस के सिटीजन के हाथों में चली जाती, नहीं, वह एक पर्टिकुलर बॉडी के हाथ में जाती, वह बॉडी जो कि फ्रांस के सिटीजन की बनी हुई थी। ठीक है, आगे जो रिवॉल्यूशन से लोगों ने प्रोक्लेम किया कि अब जो है कि फ्रांस जो है आगे से नेशन को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, फ्रांस की जनता करेगी, फ्रांस के लोग करेंगे, और इसकी डेस्टिनी को कौन शेप करेगा, फ्रांस के लोग करेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से ही, यानी कि स्टार्टिंग से ही, तो शुरुआत से ही जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे, यानी जो फ्रेंच क्रांतिकारी थे, उन्होंने वेरियस मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। इसलिए ताकि जो फ्रेंच की जनता है, जो फ्रेंच पीपल है, जो फ्रांस की जनता है, जो फ्रांस के लोग हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की जो भावना है वह क्रिएट की जा सके। अब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना क्यों क्रिएट करना चाहते थे। अब देखो मान लो अगर 100 लोगों का ग्रुप है, 100 लोगों का ग्रुप है और जो कि मोनार्कियल गवर्नमेंट के अंडर में है। अब इसमें से सपोज 5 लोगों के अंदर हिम्मत आई, नहीं हमको मोनार्क का विरोध करना है और इसको एक नेशन स्टेट का निर्माण करना है, एक नेशन स्टेट बनाना है।
तो 5 लोग अकेले लड़ पाएंगे मोनार्क से? बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएंगे। तो अब ये क्या करेंगे, ये अपने आइडियाज दूसरों को बताएंगे, बाकी जो लोग हैं उनको उनसे अपनी आइडियाज को शेयर करेंगे। अब सोचो आपको किसी को अपने साइड करना है तो बिना मतलब का, बिना अपने कुछ काम का वो आपके साथ आएगा नहीं। जब तक उसका कुछ ना कुछ लेना देना हो तब तक वो नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम इनको आ रही थी क्या करें, कौन से मेजर इंट्रोड्यूस किया जाए कि बाकी जो लोग हैं यानी एटलीस्ट 60% जो लोग हैं वो हमारे साइड आ जाएं। यानी कि 60 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद हम लड़ाई लड़ लेंगे, मतलब कोई रिवॉल्यूशन कर देंगे, हम इसको नेशन स्टेट बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम थी कि इनको लाया कैसे जाए, इनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाए कैसे, यानी कि इन लोगों को जो 60 लोग हैं या जो 100 लोग हैं उनको ऐसा लगे कि हम एक हैं। ठीक है, हम एक हैं। जब इनको ऐसा लगेगा कि हम एक हैं तभी ये जो है कि राजा का विरोध करेंगे और राजा से लड़ाई लड़ सकते हैं। जब तक इनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना नहीं आएगी तब तक ये नहीं लड़ सकते। ठीक है, अब जैसे जो ला पैट्री और ले सिटोन का जो विचार है, जो आइडिया है, ला पैट्री का मतलब दी फादरलैंड, ले सिटोन का मतलब दी सिटीजन। यह जो विचार है यह एम्फसाइज करता है किस पे, एक ऐसी यूनाइटेड कम्युनिटी के नोशन पे जिसमें कि सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स हो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। देखो अब वर्ड से समझो ना, दी फादरलैंड का क्या मतलब, फादरलैंड यानी परमानेंट लैंड हो, यानी जो हमारी जो कंट्री का टेरिटरी हो, डिफाइंड टेरिटरी हो, परमानेंट हो। दिस सिटीजन उस कंट्री के नागरिक हो, उस जो डिफाइंड टेरिटरी हो उसके सिटीजन हो, और उन सिटीजन यानी कि जो इनका विचार था वो सारे सिटीजन इक्वल राइट्स एंजॉय करें एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। ठीक है, यानी ला पैट्री और ले सिटोन का जो आइडिया था, जो विचार था, उसने यूनाइटेड कम्युनिटी के एक नोशन पे को एम्फसाइज किया, यूनाइटेड कम्युनिटी के नोशन पे जो है कि जोर दिया, जिसमें कि सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स हो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और दोस्तों नया जो एक न्यू जो है फ्रेंच फ्लैग ट्राइकोलर को जो है कि अडॉप्ट किया गया, और जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड था उसको क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया। स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया किसके द्वारा, बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। सब फिर देखो वही बात आती है, आपने पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं एक्टिव सिटीजन होते क्या हैं। ठीक है, तो स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया किसके द्वारा, बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, जो एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी थी, और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली। तो एक्टिव सिटीजन होते क्या है इसको हम ब्रीफ में देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, जब मोनार्कियल गवर्नमेंट हटा दी गई 1789 की क्रांति के बाद, 1789 जो रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, तो उसके बाद सिटीजन्स का सिलेक्शन किया गया, उनको कैटेगराइज किया गया। एक नंबर 1 में कैटेगराइज किया गया किसको, एक्टिव सिटीजन बनाए गए, एक्टिव सिटीजन। और दूसरा नंबर 2 में डाले गए कौन, पैसिव सिटीजन। ठीक है, यानी कि एक तो एक्टिव सिटीजन होते थे, यही एक्टिव सिटीजन जिनको कि वोट देने का अधिकार था, वोटिंग राइट इनको मिला, बाकी पैसिव सिटीजन को नहीं मिला। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्टिव सिटीजन में किसको इंक्लूड किया गया, यानी एक्टिव सिटीजन का स्टेटस किसको दिया गया। तो दोस्तों एक्टिव सिटीजन का स्टेटस उन लोगों को दिया गया, मेंस को, किसको, मेंस को, स्पेशली नहीं, केवल और केवल मेंस को दिया गया, जो कि 2 कंडीशन को कंप्लाई करते थे। पहला कंडीशन था दोस्तों कि उनकी एज जो है 25 से ज्यादा होनी चाहिए, पहला कंडीशन कंप्लाई करें। ठीक है, 25 से ज्यादा एज होनी चाहिए। और दूसरा क्या कंडीशन था, दूसरी कंडीशन थी कि वह, यानी अगर मान लो कोई पर्सन ए है, पर्सन ए की एज 25 से ज्यादा, वो मेन है, अगर वह एक डेली वेज का जो मजदूर होता है, डेली वेज का मजदूर यानी जो कि दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, डेली की मजदूरी, अभी जैसे राइस वाइस की खेती होती है, मान लो गेहूं काटा जाते हैं, गाँव के टाइम में देखो, जो धान की खेती जब होती है ना, तो मजदूर खोजे जाते हैं, वे डेली के हिसाब से पैसे लेते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, धान का काम जो है, धान बैठाने का काम वो पूरे महीने करते रहेंगे, तो वे डेली डेली का पैसे लेते हैं, मान लो 300 350 ऐसे रुपए लेते हैं इंडियन करेंसी में। ठीक है, तो वहां पे क्या था कि जो दूसरा कंडीशन था वह यह था कि जो इसकी एज 25 हो, और उसके अलावा यह एक डेली मजदूर की जो वेजेस हो 3 दिन की, कितने दिन की, 3 दिन की जो इसकी वेज हो, उस 3 दिन के इक्वल या टैक्स पे करता हो, कौन, यह जो 25 एज से ज्यादा है। फिर से देखो, यानी कि जो मेंस है उसकी एज कितना है, 25 प्लस है। ठीक है, 25 प्लस एज है दोस्तों। और दूसरा कंडीशन की यह किसी जो एक डेली वेज का, यानी भाड़े का जो मजदूर होता है, दिहाड़ी का जो मजदूर होता है, जिसको दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं। ठीक है, उसके 3 दिन की जो वेजेस हो रही है, 3 दिन की वेजेस मान लो, इस दिहाड़ी का जो मजदूर है, उसकी एक दिन की वेज मान लो 10 है, कितना, 10, तो 3 दिन की कितना हुई, 30 हो गई फ्रेंच की करेंसी में। ठीक है, 3 दिन की 30 हो गई।
तो फ्रेंच की करेंसी में 30 उसने अर्न किया, तो यह 30 जो है, यह 30 इस 25 प्लस के द्वारा क्या दिया जा रहा है, टैक्स पे किया जा रहा हो। ठीक है, तो इनको किसका स्टेटस मिला, इनको स्टेटस मिला दोस्तों एक्टिव सिटीजन का। ठीक है, आ गया समझ में। एक्टिव सिटीजन कौन होते हैं, पहला कंडीशन हुआ 25 प्लस हो, यानी मेन को दिया गया वोटिंग राइट 25 प्लस हो। दूसरा हुआ एक भाड़ी जो दिहाड़ी का मजदूर होता है, उसके 3 दिन की जो दिहाड़ी बनती है, 3 दिन की जो उसकी मजदूरी बनती है, उसके इक्वल या टैक्स पे कर रहा हो, एटलीस्ट उसके इक्वल टैक्स पे कर रहा हो। और जो ये एक्टिव सिटीजन होते थे दोस्तों, ये इलेक्टोरल का इलेक्शन करते थे, यानी इलेक्टोरल को चुनते थे। किसको, इलेक्टोरल को, अराउंड 50,000 होते थे। वह इलेक्टोरल किसका इलेक्शन करते थे, किसको चुनते थे, नेशनल असेंबली का चुनाव वही करते थे। ठीक है, तो आप क्लास 9th में देखोगे तो पूरा फुल डिटेल में डिस्कस किया गया, यहाँ पे मैं ब्रीफ में ही बस कर दिया, वहां पे पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। और इसके अलावा क्या किया गया दोस्तों, इसके अलावा नए जो है कि हिम्स कंपोज किए गए, ओथ लिया गया, यानी कि शपथ ग्रहण किया गया, जैसे प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं ना, उसी प्रकार से शपथ जो है शपथ लोगों ने शपथ ग्रहण किया। उसके बाद मार्टायर्स कमेमोरेटेड, यानी जो शहीद लोग थे, मार्टायर्स यानी कि जो शहीद लोग थे, उनका गुणगान किया गया। ये सब चीजें किसके नाम पे हो रही थी, नेम ऑफ द नेशन, नेशन के नाम पे, यानी कि राष्ट्र के नाम पे। ठीक है, और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाया गया, और इस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने क्या किया, सारे सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉ फॉर्मुलेट किया। ठीक है, यानी जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, उसने पूरे सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉ फॉर्मुलेट किया, बनाया। ठीक है, इस टेरिटरी के अंदर, यानी फ्रांस की जो टेरिटरी थी, उस टेरिटरी के अंदर आने वाले सारे सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाए, कानून बनाए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थी उनको, और जो ड्यूज, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज थे, उनको एबोलिश कर दिया गया। और वेट और मेजर का दोस्तों एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है कि अडॉप्ट किया गया, और जो रीजनल डायलेक्ट थे उनको डिस्करेज किया गया। फ्रेंच, जिसको कि पेरिस में लिखा जाता था, पेरिस में, लंदन वाले पेरिस नहीं, इसको पेरिस में लिखा जाता था और बोला जाता था, इसको कॉमन लैंग्वेज फॉर द नेशन, यानी कि नेशन का इसको राष्ट्रीय लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। रीजनल डायलेक्ट का मतलब जो लोकल भाषाएं बोली जाती थी, उनको डिस्करेज किया गया। ठीक है, और दोस्तों जो रिवोल्यूशनरी थे, यानी जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने आगे क्या डिक्लेयर किया कि यह जो है कि फ्रेंच के नेशन के जो लोग हैं, उनका मिशन था और उनकी डेस्टिनी थी कि वह यूरोप के जो लोग हैं उनको डेस्पोटिज्म से क्या करें, मुक्त कराएं, लिबरेट कराएं। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे वर्ड में हम बोलें तो क्या, अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, यानी कि फ्रेंच के लोग हेल्प करेंगे यूरोप के अदर लोगों को नेशन, राष्ट्र बनाने में, यानी नेशन बनाने में, मॉडर्न स्टेट बनाने में। ठीक है, तो दोस्तों फ्रांस में जो घटनाएं हुई, या आप बोल दो फ्रांस की जो क्रांति हुई, इसका जो न्यूज, इसकी खबर जब फैली ना, कहाँ पे, यूरोप के डिफरेंट सिटीज में, तो जो स्टूडेंट थे और जो अदर मेंबर थे, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के, ठीक है, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के जो स्टूडेंट थे और अदर मेंबर थे, उन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर से आपको मैं बोल रहा हूँ, क्लास 9th में आप जाओ, क्लास 9th में भी आपको ये मिल जाएगा कि फ्रांस के बाद कहाँ कहाँ पे, यूरोप के कौन कौन से पार्ट में ये जो क्रांति थी, जो रिवोल्यूशन थी, फैलना जो है कि स्टार्ट करती है। तो आपको 9th पढ़ना ही पड़ेगा, कितना भी आप अवॉइड करो, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो जब फ्रांस में हुई घटनाओं का न्यूज फैला यूरोप की डिफरेंट सिटीज में, तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के स्टूडेंट थे और जो मेंबर थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स का निर्माण करना, या जैकोबिन क्लब्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उनकी एक्टिविटीज और कैंपेन ने दोस्तों फ्रेंच आर्मीज के लिए एक रास्ता प्रिपेयर कर दिया, एक वे प्रिपेयर कर दिया, जिसकी वजह से फ्रेंच आर्मी इंटर कर जाती है कब, 1790 में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली के बहुत सारे पार्ट में जो है कि वह इंटर कर जाती है। With the outbreak of the Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो दोस्तों जब रिवोल्यूशनरी वॉर स्टार्ट हो गया, तो फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, जो आइडिया नेशनलिज्म का उनका जो आइडिया था, उसको अब्रोड ले जाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपनी कंट्री से बाहर। ठीक है, और दोस्तों देखो, नेपोलियन के कंट्रोल में जितनी भी टेरिटरी आई, यानी बहुत वाइड रेंज की टेरिटरी, यानी बहुत एक विशाल क्षेत्र आया था, तो नेपोलियन के अंडर जो टेरिटरी आई, नेपोलियन ने उस टेरिटरी में बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, जो कि नेपोलियन ने ऑलरेडी फ्रांस में इंट्रोड्यूस कर चुका था। यानी कि पहले तो उसने फ्रांस से बहुत सारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे, अब उसके बाद अदर जो भी अदर टेरिटरी उसके हिस्से में विशाल क्षेत्र आया, उस क्षेत्र में उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, जो कि ऑलरेडी उसने फ्रांस में कर चुका था। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब नेपोलियन आता है, इसमें नो डाउट नेपोलियन ने मोनार्की को वापस लाया, राजशाही को, तानाशाही को वापस लाया, नो डाउट कि उसने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया फ्रांस में। बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को देखें ना, उसने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल
इनकॉर्पोरेट किए, यानी बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल को शामिल किया उसमें, ताकि जो होल सिस्टम है, पूरा जो सिस्टम है ना, वह और ज़्यादा रैशनल और इफ़िशिएंट हो जाए। यानी कि दोस्तों नेपोलियन ने मोनार्की को वापस लाकर, नो डाउट कि उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में देखा जाए, उसने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट किया, जिससे कि जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वह बिल्कुल थोड़ा बहुत ज़्यादा रैशनल और इफ़िशिएंट बन जाए। जैसे कि जो सिविल कोड था 1804 का, यानी 1804 का जो सिविल कोड था, जिसको कि नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। इस कोड से क्या हुआ, जो प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ, यानी बर्थ के बेसिस पे जो प्रिविलेजेस यानी स्पेशल राइट्स थे, उनको एबोलिश कर दिया। और इसने इक्वलिटी बिफोर द लॉ को इस्टेब्लिश किया, यानी लॉ के सामने सारे लोग क्या है, इक्वल हैं। और जो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको सिक्योर कर दिया, क्योंकि पहले के टाइम में क्या था, मोनार्क के टाइम में ना, मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, एक टेरिटरी तैयार की, तो उसमें रिसोर्सेस अच्छे हैं, तो अब ये टेरिटरी परमानेंट इसकी नहीं होती थी बिजनेसमैन की, राजा की माइंड में इस टेरिटरी को हथिया लेता था। ठीक है, बट इसने क्या किया, नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया, यानी राइट टू प्रॉपर्टी स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, और यह जो कोड था दोस्तों, एक्सपोर्ट किया गया कहाँ पे, टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, उन सारे रीजन में जो कि फ्रेंच कंट्रोल के अंडर में था, जैसे कि डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में। नेपोलियन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, यानी डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया, और जो पीजेंट्स है उनको सर्वडम से क्या किया, सर्वडम से मनोरियल ड्यूज से फ्री कर दिया। सर्वडम क्या होता है, सर्वडम समझ लो एक स्लेव के इक्वल, जैसे स्लेव होता है ना, स्लेव अपने जो उसका मालिक होगा, जो भी काम करेगा वो स्लेव करेगा, जो भी काम मालिक के अकॉर्डिंग उसको करना है। बट पीजेंट्स आते थे सर्वडम में। सर्वडम में क्या होता है कि मान लो एक प्लॉट है, इस प्लॉट पे अब जो पीजेंट्स होगा, इस प्लॉट का जो मालिक होगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, और इस प्लॉट को छोड़कर वह पीजेंट जा नहीं सकता, ऐसे सर्वडम होता है। ठीक है, तो क्या किया नेपोलियन ने, नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई कर दिया, और फ्यूडल सिस्टम को जो है एबोलिश कर दिया, और जो पीजेंट से उनको सर्वडम से मुक्ति दिला दी, मैनुअल ड्यू से मुक्ति दिला दी। टाउन में भी इसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब एक बहुत सारे एसोसिएशन थे जो कि ट्रेड में इन्वॉल्व थे, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग में जो है कि इन्वॉल्व थे। ठीक है, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, तो उस रिस्ट्रिक्शन को उसने हटा दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने इम्प्रूव किया। पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर एंड जो नए नए बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक नई नई आज़ादी का इंजॉय किया, यानी कि इनको एक नई नई आज़ादी बिल्कुल मिली थी। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे किसके, गुड्स के, यानी जो गुड्स प्रोड्यूस करते थे स्मॉल स्केल पे, और जो बिजनेसमैन थे, उनको रियलाइज होना स्टार्ट होता है, यानी उनको क्या लगता है कि जो अगर यूनिफॉर्म लॉ हो, और वेट और मेजर का स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब वेट और मेजर को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया जाए। ठीक है, और एक कॉमन नेशनल करेंसी हो, इससे क्या होगा, चीजों का, यानी जो गुड्स हैं उनके मूवमेंट में, और उसको एक्सचेंज करने में, और जो कैपिटल है उसको उसके मूवमेंट में और उसको एक्सचेंज करने में, एक रीजन से दूसरे रीजन काफी जो है कि आसानी होगी। ठीक है, यानी कि जो बिजनेसमैन थे और जो गुड्स के स्मॉल स्केल के प्रोड्यूसर थे, उनको रियलाइज होने लगता है, उनको लगता है कि अगर यूनिफॉर्म लॉ हो, और वेट और मेजर को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया जाए, ठीक है, और कॉमन नेशनल करेंसी हो, इससे क्या होगा, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में, और चीज़ों को एक्सचेंज करने में, यहाँ तक कि कैपिटल को एक जगह से एक रीजन से दूसरे रीजन ले जाने में, और उसको एक्सचेंज करने में काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी आसानी होगी। हाउएवर, इन द एरियाज कॉन्क्रीट, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। इसका क्या मतलब है, तो दोस्तों जिस एरिया को इन्होंने कॉन्क्रीट किया था, जीता था, उस एरिया में लोगों का जो रिएक्शन था ना, फ्रेंच रूल को लेकर मिक्स्ड था। जैसे कि इनिशियली बहुत सारे प्लेसेस में, जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ तक कि कुछ सर्टेन सिटी जैसे कि ब्रसेल्स, मेंस, मिलान और वर्साओ में जो फ्रेंच आर्मी थी, उनका वेलकम किया गया, कैसे, एज ए हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के हार्बिंजर के रूप में। हार्बिंजर का क्या मतलब होता है, अगुआ बोलते हैं। अरेंज मैरिज शादी होती थी, तो उसमें अगुआ शादी करा था। अगुआ का क्या मतलब, यहाँ पे मान लो लड़का है, यहाँ पे लड़की है, ये दूर दूर गांव से है। अब ये लोग तो एक दूसरे को जानते नहीं है, मान लो लड़के के गांव का कोई एक है, जानता है कि लड़के की शादी करनी है,
ठीक है? और इस लड़की के गाँव का कोई है, उसको लगेगा कि हाँ, इनकी लड़की की शादी करनी है, ठीक है? तो ये अगुआ बोलेगा, इनको बताएगा कि हाँ, एक लड़का है, हमने देखा है। तो ये बोलेगा कि हाँ, बात करो। तो यह अगुआ किससे बात करेगा? इस अगुए से दूसरा जो अगुआ होगा, यानी ठीक है? यानी हरविंजर बोलते हैं इनको, यानी लड़के की तरफ से एक अगुआ रहेगा, एक लड़की की तरफ से अगुआ होगा, तब इन दोनों की शादी होती थी। अरेंज मैरेज में ऐसा होता था, ठीक है? तो फ्रेंच आर्मी का वेलकम इन लोगों ने किया, कहाँ के लोगों ने? जैसे कि हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के लोगों ने, कुछ सर्टेन सिटीज जैसे ब्रसेल्स ले लें, मेंज ले लें, मिलान ले लें, फिर वर्साओ, इन लोगों ने जो है कि इनको फ्रेंच आर्मी का स्वागत किया एज ए लिबर्टी ऑफ हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के अगुआ के रूप में, हार्बिंजर के रूप में। बट द इनिशियल इंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी, बट जो स्टार्टिंग में जो उत्साह था दोस्तों ना, वह बहुत जल्दी किसमें टर्न हो जाता है? हॉस्टिलिटी में, यानी कि दुश्मनी में। एज इट बिकेम क्लियर, जब यह क्लियर हो गया, किसके लिए क्लियर हो गया? जो लोग थे उनके लिए, जैसे ये क्लियर हो गया कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है वह डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, वह पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ नहीं चल रहा है, ठीक है? यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है और जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वह एक साथ नहीं चल रहा है। टैक्सेशन को इंक्रीज करने से, सेंसरशिप लाने से, और जो रेस्ट ऑफ द यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती लोगों की भर्ती, कॉन्स्क्रिप्शन मतलब फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है भर्ती करना, रिक्रूट करना। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब जबरदस्ती भर्ती करना, ठीक है? तो टैक्सेस को इंक्रीज करने थे, सेंसरशिप से, और फ्रेंच आर्मी में रेस्ट ऑफ द यूरोप को जीतने के लिए, यानी कि यूरोप के बाकी के हिस्सों को जीतने के लिए जो फोर्सफुली भर्ती किया जा रहा था, ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो लोगों को ऐसा लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से जो हमको फायदा हो रहा है वह बहुत कम है, अगर इन सारी चीजों से देखें जो हमको घाटा हो रहा है, जिसके जो डिसएडवांटेज है। किसके डिसएडवांटेज? टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए, सेंसरशिप लगा दिया गया, जो जबरदस्ती जो है कि भर्ती की जा रही किसमें? फ्रेंच आर्मी में। इसका हमको ज्यादा नुकसान हो रहा है, फायदा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का जो है काफी कम है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं, जो ब्रेकेन जो कि जर्मनी में, वहाँ पे प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी, यानी एक ऐसा पेड़ लगा रहे हैं जो कि लिबर्टी का ट्री है, ठीक है? तो यहाँ पे एक जर्मन पेंटर थे जिनका नाम था कार्ल कैस्पर फ्रिड्ज, इन्होंने दिखाया यहाँ पे जो जर्मनी की जो मतलब सॉरी जो फ्रेंच की जो सेना थी उसको एज ए रिप्रेसिव दिखाया है, एज ए दमनकारी दिखाया। कैसे? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंच सोल्जर जिनको कि कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है? ब्लू, व्हाइट और रेड यूनिफॉर्म्स में, उनको ब्लू, व्हाइट और रेड यूनिफॉर्म में जो है कि पहचाना जा सकता है, ठीक है? आज जो उनको ऑपरेशन दिखाया गया है, क्यों? जैसे कि लेफ्ट में आपको दिखा होगा, उन्होंने क्या किया, एक बेचारे किसान एक पिजन की कार्ड को सीज कर लिया, और सेंटर में अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो वुमेन दिख रही है, यहाँ पे वुमेन दिख रही है, तो ये वुमेन को हरास कर रहे हैं। अब सोचो काहे की लिबर्टी, वुमेन्स को यहाँ पे ये लोग हरास कर रहे हैं फोरग्राउंड इमेज में। और राइट साइड में मुझे स्टारबोर्ड शिप का याद आ गया, तो राइट साइड में अगर आप देखोगे तो एक मजदूर किसान को जो है जबरदस्ती उसको अंदर नहीं कर रहे हैं, उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो प्ले कार्ड लगा हुआ है, यहाँ पे प्ले लगा है, इस पे क्या है कि कुछ लिखा गया है, ठीक है? जर्मन इंस्क्रिप्शन में, जिसका मतलब क्या होता है? टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस, की हमसे फ्रीडम और इक्वलिटी ले लो, जो कि मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि ह्यूमैनिटी का मॉडल है, ठीक है? और दूसरे इमेज में यहाँ पे हम देख सकते हैं द कुरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेस ऑल द ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लीप्जिग। ठीक, यहाँ पे जैसे देखो, तो दोस्तों यहाँ पे नेपोलियन को एज ए पोस्टमैन रिप्रेजेंट किया गया है, पोस्टमैन के रूप में दिखाया गया, जो कि ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस, जो कि वापस फ्रांस भाग रहा है। कौन? नेपोलियन। आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लाइप्जिग, जब वो लाइप्जिग की जो बैटल था उसको हार जाता है, कब? 1813 में। ईच लेटर, जितना भी लेटर गिरा है यहाँ पे दिखाया गया दोस्तों, यहाँ पे देखो कुछ लेटर मेंशन किया गया है, तो उन टेरिटरी का नाम है जिस टेरिटरी को वह हार चुका है, ठीक है? तो दोस्तों अब सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप।